वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। चैप्टर 21 अमन ने छीन ली याना की वर्जिनिटी, मोस्ट रोमांटिक चैप्टर। और अब याना पीछे को खींच रही थी, लेकिन वो नाजुक सी याना पूरा जोर लगा कर भी उसको खुद दूर ना कर सकी। अब अमन ने उसको रूम में लाकर बेड पर पटक दिया और याना एक फुर्ती से कंबल के अंदर छुप गई और अमन ने अब रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और खुद याना की तरफ देखे बिना वॉशरूम में चला गया। और अब याना को वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आहिस्ता से उठी और याना डर से कंबल में छुप गई थी, लेकिन दूसरे ही पल उसका कंबल किसी ने एक झटके से खींच दिया। अब याना ने देखा अमन भीगे मस्कुलर जिस्म के साथ ब्लैक अंडरवेयर में याना के सामने खड़ा था और अब याना को उस मेजर के लंबे चौड़े जिस्म को देखकर घबराने लगी। अब उसकी नजर अमन के ब्लैक अंडरवेयर पर गई और एक चीज जो जरूरत से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी, जो उसके अंडरवेयर में जबरदस्ती कैद की गई थी। और याना के दिमाग में एक सोच आते ही उसने घबराहट से थूक निगला और घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तब अमन याना की घबराहट का मतलब समझकर अमन मुंह फेर कर मुस्कुराया, क्योंकि वो याना को जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसका गुस्सा कम हुआ है। अब याना ने गुस्से में उसको उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, तुम्हें रेप केस में अंदर करा दूंगी। तब अमन ने हंसते हुए कहा, ठीक, पहले मुझे तो अंदर बाहर करने दो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूंगा। और याना ने गुस्से में कहा, कितने बेशर्म हो तुम, एक लड़की के सामने इतनी गंदी बातें करते शर्म नहीं आ रही। तब अमन ने कहा, मैं अकेला बेशर्म नहीं हूँ, इतनी आबादी जो बढ़ रही है ये बेशर्मी से ही बढ़ रही है। अब याना उसको देखती रह गई। अब वो वहां से हटकर फ्रिज से जूस का डिब्बा निकाल कर लाया और याना को देते हुए कहा, ये लो जूस पियो। अब याना ने गुस्से में, मुझे नहीं पीना। तब अमन ने आहिस्ता से उसके बराबर में बैठते हुए कहा, पी लो डार्लिंग, क्योंकि मुझे झेलने के लिए तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत है, क्योंकि मेरा रोमांस बहुत वशी है, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जूस पी लो ताकि तुम मुझे पूरी रात बर्दाश्त कर सक। अब को अमन ने याना को गहरी नजरों से नीचे की तरफ इशारा करते हुए, तुम बहुत नाजुक और छोटी सी हो तुम, और अमन बहुत बड़ा भारी भरकम है, इसलिए पता नहीं तुम्हारे क्या हाल होगा, इसलिए अपने अंदर थोड़ा स्टेमिना ले आओ। और याना ने उसकी बात का मतलब समझकर रोते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं आई स्वेयर मैं आज के बाद कभी घर से भी बाहर नहीं जाऊंगी, जैसे कपड़े तुम कहोगे वैसे कपड़े पहनूंगी। तब अमन ने कहा, छोड़ दूं ताकि फिर तुम वर्जिनिटी बेचने चली जाओ। तब याना ने एकदम कहा, मैं मोम और डेट की कसम खाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब अमन ने एक झटके से उसको अपने ऊपर गिरा कर कहा, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें अब जाने भी नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी। अब अमन ने कहा, चलो जूस पियो वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। अब याना ने चुपचाप एक सांस में जूस पीने लगी और तभी ही अमन ने उसका कंबल खींचकर दूर फेंक दिया और याना बुरी तरह घबराने लगी, क्योंकि वो फिर से न्यूड हो चुकी थी। अब अमन ने वाइन की बोतल खोली और याना के चेहरे पर डालनी शुरू कर दी और वो वाइन बहती हुई याना के गले से उसके पूरे जिस्म को गिला करने लगी। और याना ने घबरा कर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे ऊपर ये वाइन क्यों गिरा रहे हो। तब अमन ने कहा, शराब और सबाब दोनों को एक साथ पीना चाहता हूँ। और याना ने अमन ने पीछे की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन तभी अमन ने उसके कमर के नीचे पिल्लो सेट किया और याना का सीना ऊपर हो गया। अब अमन ने उसके ऊपर पूरा चढ़ गया और याना के गालों को शिद्दत पीने लगा और याना कांपती हुई अमन को पीछे की तरफ पीछे धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी याना को एहसास हुआ अमन ने उसके दोनों हाथ सर के ऊपर करके हथकड़ी में कैद कर दिए हैं। और याना कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अमन ने उसके होठों को अपने होठों में कैद किया हुआ था। अब शिद्दत से उसके होठों को पी रहा था और अमन के होठ जितनी शिद्दत से याना के होठों को पी रहे थे, उसकी आवाज कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। और उसके भारी लोहे जैसे हाथ याना के जिस्म पर अपना काम कर रहे थे। वो अपने लोहे जैसे हाथों से याना के जिस्म को मसल रहा था, उसके ब्रेस्ट को दोनों हाथों से पूरी शिद्दत से दबोच रहा था और याना के आंसू बह रहे थे। अब अमन उसके होठों से उसकी चिन को चूमता हुआ उसकी ब्रेस्ट पर आया और अब पूरी शिद्दत से अब वो उसके सीने से अपने प्यास बुझा रहा था और धीरे धीरे उसकी शिद्दत बढ़ रही थी और अब वो याना के सीने को किस और बाइट कर रहा था और याना की एक गहरी सिसकी निकली और याना अपने सांसों को खींच रही थी और उसकी नजर सामने शीशे की दीवार पर गई तो अमन ने उसको पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और याना हिल भी नहीं पा रही थी और वो याना के पूरे जिस्म को पीता और खाता हुआ नीचे तक आया और याना का पूरा जिस्म
जख्मी था। उसके हाथ जो बेदर्दी से उसके जिस्म को रगड़ रहे थे, उसकी शैव ने याना के नाजुक जिस्म को छील रही थी, उसके दांत उसके जिस्म पर निशान डाल रहे थे और याना तड़प तड़प कर रो रही थी। लेकिन अमन तो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उस पर याना के रोने और चीखने चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज उसके करीब उसकी बीवी थी, उसकी मोहब्बत थी। उसको छूने के लिए तो वो तब से तड़प रहा था, जब से वो इस तड़प का मतलब भी नहीं जानता था। अब याना ने रोते हुए कहा। याना ने गुस्से में चीखते हुए कहा, छोड़ दो मुझे घिन आती है तुम्हारी छूने से, दूर हो जाओ मुझसे, मैं नहीं चाहती तुम मेरे करीब आओ। तब अमन उसके सीने के ऊपर और उसके होठों के बेहद करीब आया और मदहोश से कहा, तुम्हें घिन आती है। तब अमन ने एक गहरा सांस लेकर मुस्कुरा कर, उफ ये तुम्हारे तेवर मुझे और आग लगा रहे हैं, मुझे उकसा रहे हैं कि आज रात मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूं। तुम्हें मेरे छूने से घिन आ रही है, लेकिन आज रात के बाद तुम्हें अपने आप से घिन आएगी। और तुम चाहती मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, तुम खुद चीख चीख कर मुझे अपने पास बुलाओगी। और अमन अब फिर से उस पर झुका और उसके जिस्म को अपने होठों से भिगोना शुरू कर दिया। याना के पेट को चूमकर याना की थाई को मुट्ठी में जकड़ता और उनको शिद्दत से चूम रहा था। और तभी अचानक याना की सांसें गहरी होने लगी, क्योंकि अमन के होंठ और जीभ और दांत याना के खास हिस्से पर महसूस हुए। और याना ने शीशे में देखा तो अमन का चेहरा याना की दोनों थाई के बीच में था। और याना अब गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी सिसकियां कमरे के अंदर पूरी शिद्दत से गूंज रही थी और उसने अपना सर तकिए पर पटकना शुरू कर दिया। और याना किसी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। वो पूरी पसीने में भीग चुकी थी और उसका अंग थर थर कांप रहा था। और याना एक अजीब सी शिद्दत से तड़प रही थी। और याना एक सांस खींचकर कहा, अमन फक मी, प्लीज फक मी। और अमन अब हटने लगा तो याना उसको लिफ्ट गई और हिचकियों से रोते हुए कहा, अमन मैं मर जाऊंगी, प्लीज फक मी। तब अमन ने कहा, आर यू श्योर? और याना ने हाँ कहा। और अब अमन ने उसके दोनों पैर अपनी कमर पर रखे और याना की सांसें डर से उखड़ने लगी। अब याना ने आंखें बंद करने लगी। तब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, आंखें खोलो। और याना ने अपनी पसीने से तर पलकों को उठाया और दोनों की सांस उत्तेजना से भारी हो रही थी और दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। और अमन ने कहा, मेरी आंखों में देखो। और अमन ने उसके हाथों को खोल दिया और उसकी नाजुक उंगलियों में अपना मजबूत हाथ फंसा लिया, क्योंकि अमन जानता था अब इस प्यार का सबसे दर्दनाक और हार्ड मोड़ था। और याना अब बुरी तरह घबरा रही थी। और याना ने घबराते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब अमन ने एक गहराई से उसके होठों को चूमकर कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब अमन आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट हुआ और याना की सांसें गहरी होने लगी, उसकी तड़प कम हो रही थी। और फिर एक झटके से याना की आंखें फटी और उसकी चीख पूरे कमरे गूंज गई। और अमन ने एक सुकून का सांस लिया। और याना ने चीख कर बिलख कर कहा, अमन लीव मी, इट्स टू हार्ड। अब अमन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, शुश, अभी सब ठीक हो जाएगा। और याना ने उसके हाथ झटक कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी जान निकल जाएगी, तुम्हें कसम तुम्हारे। अब अमन ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अगर अब मैं अलग हुआ तो मेरी जान निकल जाएगी, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। और अब अमन ने उसके होठों को अपने होंठ में ले लिया और अब धीरे धीरे वो याना को पुश कर रहा था। और याना की आंखें फटी जा रही थी और चीखें अमन के होठों में दम तोड़ रही थी और उसके आंसू उसका गला भिगो चुके थे, क्योंकि अमन उसकी चीखों को पी रहा था, क्योंकि अब अमन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। लेकिन तभी अमन का कॉल आया और उसने याना का मुंह अपने हाथों से दबोच लिया था। अब अमन जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, क्योंकि वो याना को पुश कर रहा था। अब अमन ने हेलो किया तो अगली आवाज धारा की थी। अब अमन एक पल को रुका, लेकिन उसने याना को नहीं छोड़ा था। अब धारा ने पूछा, कैसे हो आप? अब अमन ने रूडली कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ काम था। तब धारा ने कहा, नहीं जी, ऐसे ही मालूम किया था कि कार रहे हो आप। अब अमन ने याना की तरफ देखा जो उसके नीचे थी और अमन उससे जुड़ा हुआ घुटनों के बल बैठा था। तब अमन ने कहा, मैं किसी मुजरिम को सजा दे रहा हूँ। तब पीछे से मयंक की आवाज आई, मुजरिम को सजा बाद में दे लेना, पहले हमारी भाभी सास से बातें कर लो। तब अमन ने कहा, सजा बहुत जरूरी है। अब उधर से आवाज आई, क्या ज्यादा भयानक मुजरिम से? तब अमन ने कहा, बहुत खूबसूरत है और आज उसको सजा नहीं दी तो मैं मर जाऊंगा। और अमन ने कॉल कट कर दिया और अब फिर से चालू हो चुका था। और करीब 1 घंटे बाद वो याना से अलग हुआ और याना ने फिर से चीख उठी। अब अमन की नजर बेडशीट पर गई जो पूरी लाल हो चुकी थी और अमन गहराई से मुस्कुराया और याना अब आंखें बंद करे गहरे गहरे सांस ले रही थी। और अमन आहिस्ता से उसके कान के पास गया और मुस्कुराकर कहा, मेरी जान, तुम्हारी वर्जिनिटी मैं ले चुका हूँ, तुम्हारा टॉप मॉडल बनने का सपना टूट चुका है,
और एक आंसू टूटकर याना के गाल पर बहता हुआ चला गया और याना ने आहिस्ता से भराए आवाज में कहा, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है, मेरा सब कुछ तुम मुझसे छीन चुके हो, अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर भेज दो। तब अमन ने कहा, अभी नहीं माय गर्ल, अभी तो लव गेम स्टार्ट हुआ है। ये तो मैंने अभी एंट्री दूर खोला है, असली गेम तो अब शुरू होगा। और अमन एक पल को उसके बराबर में लेट गया और याना तब ही तक हिम्मत करके गिरती पड़ती याना बेड से नीचे उतरी, लेकिन अगले ही पल अमन ने उसकी टांग पकड़कर खींची और याना मुंह के बल कारपेट पर गिरी और अमन ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर उसको पीछे की तरफ खींच लिया। अब याना के दोनों हाथ और मुंह जमीन की तरफ था और याना ने अपने दोनों हाथों से कारपेट को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था और उसकी कमर अमन के हाथों में थी। अब याना पागलों की तरह चीख रही थी क्योंकि अमन उसकी बैक से बहुत वाइल्ड तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा था। और याना ने पूरी ताकत से कारपेट पर नाखून जमा रखे थे और दर्द की शिद्दत से याना ने अपने हाथों के नाखून तोड़ लिए, लेकिन वो वहशी बना हुआ था और याना के लिए उसने पूरी रात कयामत से ज्यादा खतरनाक बना दी। वो याना का हर जायज और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। वो गुस्से और हवस में इतना अंधा हो चुका था, उसको ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये एक जीती जगती लड़की है। और याना ने उसको रोकने की कोशिश की तो अमन ने उसके बम पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और याना चीख उठी क्योंकि याना का बैक साइड अमन के हाथों में था। अब वो याना से अलग हुआ तो याना निधान सी कारपेट पर गिर गई और तभी अमन ने उसका बाजू पकड़कर उसको झटके से उठाया। याना कारपेट पर घुटनों के बल बैठी थी और अमन ने पीछे से उसके बाल पकड़े थे और याना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब अमन ने इस तरह देखकर याना ने मुंह फेरना चाहा और उसके होठों को अपने मुंह में ले लिया और याना उसको गोद में उठा लिया और उसके दोनों पैर अपनी कमर पर रख लिए और याना को दीवार से टिका दिया और फिर से वो उसको पुश करता हुआ दीवार में धकेल रहा था और याना के पास सिवाय चीखने और कुछ नहीं था और वो रात भर यही करती रही। उसका पूरा जिस्म गंदा हो चुका था क्योंकि अमन ने उसको इस तरह से यूज किया था कि याना को अपने पूरे जिस्म से घिना रही थी। वो नीचे से लेकर ऊपर तक अजीब सी गंदगी का शिकार थी। एक रात में अमन ने उसके सर से वाइल्ड रोमांस का भूत उतार दिया था और याना ने देखा वो वहशी सो चुका था, लेकिन याना को खुद से जोड़ रखा था और याना ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके उससे अलग होना चाहा, लेकिन अमन ने नींद में ही उसकी थाई फिर से पकड़ी और फिर से उसके अंदर एंटर कर दिया और याना का अब दर्द से बुरा हाल था और याना ने डरते डरते कहा, प्लीज अब तो रहम कर दो मुझ पर, तुमने सारी रात मुझे दर्द दिया है। और तब अमन एक झटके से अलग हुआ और याना की चीख निकल गई और वो उसको बाहों में भरकर सो गया। लेकिन याना उसके सीने में छुपी आंसू बहा रही थी, सिसक रही थी और इसी तरह दोपहर हो चुकी थी। याना को भी पता नहीं चला कब रोते रोते वो उसकी बाहों में सो गई और अमन की आंख उसकी फोन रिंग से खुली तो अमन ने देखा उस पर उसके चाचा जी का कॉल था और अमन ने नींद हेलो किया। तब साहिल ने कहा, अमन याना का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, कल से कुछ पता नहीं चल रहा, मोना ने अभी आकर मुझे बताया। तब अमन ने मुस्कुराकर अपने बराबर में सोई याना को देखा और उसके मुंह पर आई एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, आपकी बेटी अपने हस्बैंड के पास है, आप बेफिक्र रहे। और साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तो उसको जल्दी ले आओ, मोना ने चीख चीख मेरे कान के पर्दे फाड़ रखे हैं। तब अमन ने कहा, ले आऊंगा, और उसके चाचा ने मुस्कुरा कर कॉल कट कर दी। अब अमन ने अपने सर के नीचे हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ उसको सोते हुए देख रहा था। अब अमन की नजर याना के सूखे होठों पर गई और अमन ने अपनी जीभ से उसके होठों को गीला कर दिया और याना नींद में कसमसा गई और अमन उसके गाल को चूम कर आहिस्ता से उठा और अपना अंडरवेयर पहना और पैंट पहनी और वॉशरूम में चला गया। और याना की आंखें खुली तो उसने देखा कई औरतें उसके पास खड़ी थी जो अजीब तरह की थी और उन्होंने ने याना के जिस्म से कंबल नोच लिया और याना फिर से बेलिबास और अब याना खौफ से चीख उठी। चैप्टर 22 अमन ने क्यों कहा, मुझे हर रात बिस्तर पर याना चाहिए। याना अब चीख उठी क्योंकि उसके सामने कुछ राजस्थानी औरतें खड़ी थी। अब उन्होंने याना को खींचकर अपने साथ ले जाने लगी और याना उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तब एक औरत ने कहा, तुम डरो नहीं, हम तुम्हें स्नान कराने आई है। क्योंकि एक राजस्थानी मर्द की बीवी अपने मर्द से संभोग करे से तो उस औरत को राजस्थानी परंपरा के हिसाब से नहलाया जाता है। अब याना कुछ कहती वो याना को खींचती हुई अपने साथ ले आई और याना जिससे एक कदम भी रखा नहीं जा रहा था वो गिरती पड़ती उनके साथ बाथरूम में गई क्योंकि उन्होंने उनकी बात ना मानने पर अमन से कहने की धमकी दे दी थी और याना एकदम घबरा गई। फिर याना चुपचाप उनके साथ चली गई
अब वो औरतें याना को नहलाने लगी। वो ना जाने कितनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके याना को नहला रही थी। तब एक बूढ़ी औरत ने एक लोहे के बर्तन में धुआं किया और एकदम याना की दोनों टांगे चीर दी। और याना की चीख निकल गई। वो फिर से रो रही थी। तब एक औरत ने देखकर हंसते हुए कहा, लगता है हमारे साहब ने बढ़िया करके ठुकाई की है इनकी, के हाल कर दिया गोरे बदन का। लगता है बहुत समय से भूखे थे। और याना को उनकी इतनी खुली बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कह नहीं सकी। और तभी उसके निचले हिस्से को धूनी देते हुए कहा, मालकिन अब एक दिन भी साहब से दूर मत रहना, क्योंकि तुम्हारी हालत देख लगा रहा। साहब बड़े कामुक आदमी है, और ऐसे आदमी को रोज बिस्तर पर लुगाई चाहिए। और ऐसे आदमी को जो औरत सतावे उनको रोज ना देवे तो उस औरत के हालात ऐसे ही हो जैसी अब आपकी हो रही से, इसलिए अब उनको ज्यादा दूर मत रखना। अब याना उनकी बातें सुनकर बुरी घबरा गई, और तभी धुआं से याना को खांसी उठने लगी और उसने गुस्से में कहा, आप ये सब क्या कर रही हैं? तब उस औरत ने कहा, थारी यूनि को शुद्ध कर रहे हैं, ताकि इससे अब जो साहब जी की औलाद पैदा होगी वो उच्च विचार और आज्ञाकारी होगी। अब याना ने एकदम से खड़े होकर कहा, क्या बकवास कर रही हैं आप? याना को बच्चे का नाम सुनकर पतंगे लग गए थे, क्योंकि उसने तो इतने आगे तक का सोचा भी नहीं था। अब याना ने दिल में कहा, मैं बच्चे पैदा करूंगी, वो भी उस आदमी के जिसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मेरा सब कुछ लूट लिया, मेरे साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। उसको तो मैं जेल कराऊंगी, बस एक बार में यहाँ से निकल जाओ। और अब उन औरतों ने याना को नहला दिया था और एक रॉबकोट याना को पहनाकर बाहर ले आई और याना के बाल बनाने लगी, और वो याना को तैयार करके चली गई। याना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये बंगला, नौकर चाकर, ये तो सिर्फ एक मेरा मामूली सा बॉडीगार्ड है, फिर इस पर ये सब कहाँ से आया? क्योंकि मोम बता रही थी, अमन की फैमिली गांव की एक गरीब फैमिली है जो डेड के परिवार में नौकरी किया करते थे, और डेड की मदर ने तरस खाकर उसके दादाजी को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। फिर ये सब कहां से और कैसे? कहीं ये इंसान कोई साइड में इलीगल काम तो नहीं करता? अगर ऐसा है तो मेरे लिए और भी आसानी है, फिर मैं इसको और लंबी जेल करा सकती हूँ। एक खूबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, 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 एक खूबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष। धारा किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी और उसके साथ पूनम और चंचल भी थी, और उन दोनों की नजर धारा पर ही थी जो बड़ी गहराई से सोच रही थी। अब पूनम ने कहा, अरे महारी प्यारी भाभी सा के सोचन लागरी से, और एकदम धारा ने पलके झपक कर अपने आंसुओं को पीछे धकेला, और उन दोनों ने चौंक कर कहा, के हुआ तम रोरी से जिज्जी? तब धारा ने उठकर आगे बढ़ते हुए कहा, ना मैं कहा रोरी। तब चंचल ने कहा, खा महारी सौगंध कसम, और धारा एकदम चंचल के गले लगकर रोने लगी, और वो दोनों घबरा गई। तब चंचल ने कहा, जिज्जी के हुआ आप ऐसे कई रोरी? तब धारा ने कहा, चंचल महारे को ऐसा क्यों लाग रहा था रे? जीजा जी महारे को पसंद ना करते? अब पूनम ने हंसते हुए कहा, अरे महारी भोली भाभी सा, तम अगर वह उस दिन फोन वाली बात को लेकर परेशान हो तो ऐसा तो थारे साथ महारे वीर हमेशा करेंगे, क्योंकि महारे वीर जी फौज में से और फौजियों के लिए हर चीज से ज्यादा अपनी ड्यूटी जरूरी हो, इसलिए तम इस बात पर ज्यादा गौर ना करो। अब याना ने आहिस्ता से हाँ में गर्दन हिलाए और ट्रे में दवा और एक गिलास पानी लेकर बाहर चली गई और पीरामल को दवा दी। बाबूजी आपकी दवा। अब पीरामल जो लेटे हुए हुक्का पी रहे थे, धारा को देखकर एकदम चारपाई से उठकर बैठ गए और उसके चेहरे को गौर से देखा। तो धारा ने जल्दी से दवा देकर भागी चली गई, और पीरामल ने दवा लेने के बाद उसकी बहन चंचल को बुलाकर कहा, चंचल के होया आज महारी? धारा के चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लाग रहा से, सब ठीक से? तब चंचल ने अमन की और धारा की फोन की सारी बात बता दी, और तब पीरामल ने गुस्से में कहा, फोन तो लगा जरा इस मेजर साहब तो इसका मैं इसका ईवी मेजर पड़ा निकालू के समझ रहा खुद को। अमन अब ऑफिस में बैठा कल की अरेस्टिंग को लेकर सारी फाइल चेक कर रहा था। अब अमित ने कहा, सर हमने जैसा आपने कहा था, हमने इस कॉन्टेस्ट की लिस्ट से याना भाभी का नाम हटा दिया है। अब अमन ने ऑफ कहकर अमित और दूसरे ऑफिसर को समझाते हुए कहा, अभी हमें सिर्फ उन लोगों के साथी मिले हैं, असली मुजरिम नहीं मिले हैं, इसलिए तुम लोगों को उनके साथ जरा भी नरमी नहीं दिखानी है। अगर मुंह नहीं खोलते तो 3rd डिग्री टॉर्चर दो। अब दूसरे ऑफिसर सुधीर ने कहा, सर लेकिन उन बड़े बड़े नेताओं ने नाक में दम किया हुआ है, वो बार बार हमें प्रेशर कर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए, लेकिन जैसा आपने कहा था हम उनसे यही कह रहे हैं, उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी पुलिस को उनकी तलाश है, बस इवेंट की टीम को ही अरेस्ट किया है।
अब अमन ने उनको कुछ समझाकर घड़ी देखते हुए कहा, ओक मैं अब चलता, इसको लेकर कल मीटिंग होगी कमिश्नर सर से, हमारे बाकी ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना। अब अमित ने कहा, आप एक बार उन लोगों को डील कर लीजिए क्योंकि आपकी मार से तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तब अमन ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी नहीं अमित, अभी घर जाना है। तब एक लेडी ऑफिसर ने कहा, लेकिन सर अभी तो सिर्फ 10 बजे है और आप तो 2 बजे से पहले जाते ही नहीं थे, लेकिन आज इतनी जल्दी कैसे? तब अमन ने याना का ख्याल करते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज घर पर मेरी वाइफ है और वो अकेली बोर हो रही होगी। तब सब मुस्कुराए और नित्या ने कहा, बड़ी लकी है आपकी वाइफ जिसको आप जैसा ख्याल रखने वाला हस्बैंड मिला है। और अमन मुस्कुराकर बाहर निकल गया और अब उसने अपनी गाड़ी एक बड़े शॉपिंग मॉल के आगे रुकी और अमन ने याना के लिए अपनी पसंद की कितनी सारी शॉपिंग की, उसके लिए बहुत कीमती ड्रेस खरीदी, विद सैंडल और ज्वेलरी भी ली। अब वो घर आया तो उसके चाचा का कॉल आया, अमन बेटा याना को कब ला रहे हो? उसकी माँ ने मेरी जान खा रखी है, उसको नहीं पता याना तुम्हारे पास है, मैंने उसको बताया है, मैंने उसको अपने किसी दोस्त के पास भेज दिया है। तब अमन ने हंसते हुए कहा, चाचा जी मैंने अपनी वाइफ को संभाल लिया है, आप अपनी वाइफ को संभालो, और आपको पता ही है लड़की ससुराल आने के बाद सिर्फ मिलने के लिए आती है। तब उसके चाचा ने कहा, तो बेटा मिलाने को ही ले आओ, उसकी माँ को सब्र आ जाएगा। तब अमन ने कहा, ठीक है कल ले आऊंगा, और अब अमन ने मुस्कुरा कर कॉल कट कर दी। अब नौकर सारी शॉपिंग बैग गाड़ी से निकाल लाए। अब अमन सीधा रूम में गया तो याना बेसुध सी बेड पर पड़ी थी और अमन ने उसको इस तरह देखा और मुस्कुरा कर वॉशरूम में चला गया और नहा कर बाहर आया। उसने अब लोअर पहना था, बाकी ऊपर कुछ नहीं था। अब याना जो रॉब कोट में औधी पड़ी हुई सो रही थी, तो अमन ने हंसते हुए फिर से उसके बम पर चपत लगा दी और याना एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और अमन को सामने खड़ा देखकर बुरी तरह घबरा गई। और अब याना के कान में उन औरतों की आवाज आने लगी, आपके पति को रोज बिस्तर पर लुगाई चाहिए। और याना ने देखा आज फिर वो शर्टलेस खड़ा था और उसका पहाड़ जैसा जिस्म फिर से याना की जान निकाल रहा था। अब याना एकदम से बेड से उतरकर दूर खड़ी हो गई और गुस्से में कहा, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तब अमन ने बेड पर बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए कहा, अब मुझसे खुद को बचा कर क्या फायदा, क्योंकि जो तुम बचाना चाहती हो उसको तो मैं कब का ले चुका हूँ, अब क्या फायदा, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो? अब अमन आहिस्ता से उठा और याना को अपने कंधे पर डाल लिया और याना अमन की कमर पर मुंह के बजा रही थी, छोड़ मुझे वहशी जानवर। तब अमन ने उसको बेड पर पटक कर और उसके ऊपर पूरा लेट गया और याना के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। अमन अब याना के ऊपर सीधा लेटा था और अमन ने याना की दोनों टांगों को खोल दिया और खुद उसके बीच में लेट गया। अमन ने अब गहराई से याना की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम जान चुकी हो मैं एक वहशी इंसान हूँ, तो फिर तुम्हारा प्रोटेस्ट करना भी बेकार है, क्योंकि वहशी इंसान अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। अब याना ने रोते हुए कहा, प्लीज मत करो, अब मुझ में ताकत नहीं है तुम्हें बर्दाश्त करने की, कल से मेरी बॉडी का हर पार्ट किसी जख्म की तरह दुख रहा है और अब तुमने मुझे हासिल करना था कर लिया, अब प्लीज मुझे बख्श दो। तब अमन ने आहिस्ता से उसके कंधे से उसका कोट उतार कर अपने होंठ उसके कंधे पर रखते हुए खुमारी में कहा, तुम्हें नहीं पता याना, औरत और नशा इन दोनों में एक बात कमान होती है, जब तक इन दोनों चखा ना जाए तो इंसान सुकून में रहता है, लेकिन एक बार इन दोनों को चख लिया जाए तो फिर इनकी लत लग जाती है। फिर ये नशा मर्द को हर रोज चाहिए, इस नशे के बिना आदमी नहीं रह पाता, और फिर औरत का नशा तो दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक नशा है, और मैंने ये नशा चख लिया है और अब मुझे हर हाल में ये नशा चाहिए और हर रोज चाहिए, और जितना तुम मुझे तड़पाओगी मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा, इसलिए शराफत में मान जाओ। तब याना ने रोते हुए कहा, प्लीज अमन आज के लिए छोड़ दो प्लीज। तब अमन को उसके रोने पर तरस आया और उसके ऊपर से हटकर कहा, चलो ठीक है आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, कल मैं तुम्हें तुम्हारी मोम से मिलाने लेकर जाऊंगा, तुम्हें वहाँ रहने की जिद नहीं करनी है, मेरे पास वापस आना है, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। और याना ने एकदम हाँ में गर्दन हिलाई। और अब अमन अपनी जगह से उठकर अंदर से एक बॉक्स लेकर आया और उसमें से एक बहुत खूबसूरत डायमंड का पेंडेंट निकाल कर याना के गले में पहनाया, जिसको देखकर याना की आंखें फटी रह गई, क्योंकि पेंडेंट काफी खूबसूरत था और अपनों कीमत का पता वो खुद दे रहा था, जो करोड़ों में था। अब याना उस पेंडेंट को तारीफें नजरों से देख रही थी, लेकिन उसने तारीफ नहीं की, लेकिन दिल ही दिल में अमन की पसंद को सराहा रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था एक गांव के इंसान की पसंद इतनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन इतना महंगा इसने लिया कैसे होगा। अब अमन ने उसको नेकलेस पहनाकर उसके गले को चूमा और याना ने आंखें बंद की और फिर उसमें से बहुत खूबसूरत डायमंड के कंगन निकाले और याना हैरान थी।
और फिर रिंग इयरिंग सब ही याना को अपने हाथों से पहनाए, और अब याना पूछे बिना ना रह सकी। ये तो करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब अमन ने मुस्कुरा कर उसके माथे को चूम कर कहा, जल्द ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, तब तक के लिए तुम मेरे बारे में सोचती रहो। और याना खामोश रही, और अब अमन ने याना को गोद में उठाया और बेड पर ले आया, और याना से डिनर का पूछा तो उसने बताया वो डिनर कर चुकी है। तब अमन ने कहा, मेरा वेट भी नहीं किया। तब याना ने कहा, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। तब अमन ने मुस्कुरा कर कहा, चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हें मना कर खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम भूखी नहीं रहोगी। अब याना ने सर झुकाकर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं खाना छोड़ देती हूँ। अब अमन ने हंसते हुए कहा, मतलब ये है हमें रियायत नहीं मिलेगी। अब याना ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नाराज सिर्फ अपनों से होती हो और तुम मेरे अपने नहीं हो। और अमन के दिल को उसकी बात बहुत गहरी लगी। तब अमन ने कहा, इस दुनिया सबसे ज्यादा अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वो मैं हूँ, और अगर तुम्हें फिर भी शक है तो अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तब याना ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं मैं समझ गई। और अब अमन ने उसको खींचकर अपने सीने पर लिटाया और याना की सांसें रुकने लगी। अब उसने आहिस्ता से कहा, मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी। तब अमन ने कहा, लेकिन मैं ऐसे ही सोना चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप सो जाओ, वरना अगर मेरी नींद उड़ गई तो तुम्हारी पूरी रात काली कर दूंगा। आज रात फिर तुम्हारे चीखे कमरे में गूंजेगी। और याना ने झट से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह याना उसकी बाहों में सो रही थी और पसीने से उसका बुरा हाल था। एक में भी अमन के जिस्म की गर्मी ने उसका बुरा हाल कर दिया था। अब याना ने अमन से खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन कोशिश के बाद भी ना छुड़ा सकी तो उसकी मिन्नतें करने लगी। तब अमन उसको छोड़ दिया और याना अब वॉशरूम में गई तो वहाँ काफी खूबसूरत ड्रेस टंगी थी, लेकिन सब तमीज के दायरे में थी और याना ने उसमें से एक ड्रेस पहन ली थी। अभी याना बाहर आई तो याना को वही औरत दिखाई दी जो उसको नहला कर गई थी। अब याना ने उससे कहा, आंटी मुझे मेरी माँ को एक कॉल करना है, अमन सो रहे हैं और मेरा फोन चोरी हो गया। तब उस औरत ने कहा, कोई ना, आप मेरे फोन से बात कर लो। उसने याना को मोबाइल दे दिया और याना ने अपनी माँ को कॉल मिलाकर कहा, हेलो मॉम। तब उधर से मोना ने कहा, याना आप कहाँ हो? तब याना ने रोते हुए कहा, कहाँ मॉम? और इसके आगे कुछ बोलती अमन ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और अमन ने कहा, मैंने कहा है ना मैं तुम्हें मिलान लेकर जाऊंगा। तब याना ने गुस्से में कहा, मुझे अपने घर हमेशा के लिए जाना है, मिलने नहीं। तब अमन ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा याना, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना, क्योंकि अब मुझे हर रात बिस्तर पर याना चाहिए। तब याना ने गुस्से में कहा, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। तब अमन ने उसके बाल मुट्ठी में दबोच कर कहा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं रहना चाहती? तब याना ने चीख कर कहा, क्योंकि कोई भी औरत एक ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहेगी जिसने उसका रेप किया हो। और अब उसकी बात अमन के अंदर तक शोले भड़का गई। चैप्टर 23 आखिर याना को पता चला अमन और उसका रिश्ता। तब अमन ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा याना, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा तुम्हारे बिना, क्योंकि अब मुझे हर रात बिस्तर पर याना चाहिए। तब याना ने गुस्से में कहा, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास। तब अमन ने उसके बाल मुट्ठी में दबोचकर कहा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं रहना चाहती? तब याना ने चीख कर कहा, क्योंकि कोई भी औरत एक ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहेगी जिसने उसका रेप किया हो। और अब उसकी बात अमन के अंदर तक शोले भड़का गई। तब अमन ने उसके बाल मुट्ठी में भींचकर उसके होठों को अपने होठों के बहुत करीब लाकर गुस्से से कहा, मेरे प्यार को तुम रेप का नाम दे रही हो? तब याना ने उसकी मुट्ठी अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जो रिलेशन लड़की मर्जी के बिना जबरदस्ती बनाया जाए उसको रेप ही कहा जाता है, क्योंकि इस सब में मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तब अमन ने आहिस्ता से उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? चलो मुझसे प्यार करो। अब याना उसको हैरानी से देख रही थी, वो उसको प्यार के लिए इस तरह से कह रहा था जैसे किसी काम का ऑर्डर दे रहा हो। अब याना ने उसी अंदाज में कहा, नहीं करूंगी। और अब अमन ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं करोगी? करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास मुझसे प्यार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचा भी तो उसको दुनिया से उठा दूंगा। अब याना ने कहा, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करूंगी और किसी से नहीं। और अब अमन का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और उसने अब याना के बाल छोड़कर उसके सामने दोनों हाथ विंग के अंदाज में फैलाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो समझ लो तुम्हारे सामने तुम्हारा हस्बैंड खड़ा है। अब याना ने गुस्से में कहा, नहीं समझूंगी, कभी नहीं समझूंगी। और याना कमरे में भाग गई और अमन ने
उसको जाते हुए कहा, रेडी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलान एल ले जाना है। और अमन मुस्कुरा कर बाहर गार्डन में आ गया और तब ही अमन की बेल रिंग हुई। अब अमन ने देखा स्क्रीन पर उसके बाप का नंबर जगमगा रहा था। अब अमन ने हेलो कहा और उधर से पीरामल ने कहा, हेलो के बच्चे के समझ रिया तू अपने आप को। तब अमन ने कहा, क्या हुआ बाबूजी, आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। तब पीरामल ने कहा, थारे को धारा ने फोन किया से और तन महारी बहू से ढंग से बात ना की। तब अमन को सब याद आया और अमन ने आहिस्ता से कहा, बाबूजी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था। तब पीरामल ने कहा, ऐसा क्या जरूरी काम था तन्ने के 2 घड़ी अपनों से बात भी ना कर सके। तब अमन ने आहिस्ता से कहा था, बाबूजी बहुत जरूरी था। तब उसके बाबूजी ने कहा, ऐसा क्या जरूरी था जो थारे पास महरी बहू से बात करने का भी टाइम ना है। तब अमन ने कहा, अब कर लूंगा बाबूजी। तब पीरामल ने कहा, तो तुरंत महारी बहू को फोन कर, जब से तन ने बात की बहुत उदास है वह। तब अमन ने कहा, अभी करता हूँ। और उधर से कॉल कटने के बाद अमन ने मयंक को कॉल किया धारा से बात कराने के लिए। और धारा जो किचन में काम कर रही थी तुरंत भागते हुए उसके पास आया और खुश होकर कहा, लो धारा भाभी सा वीर जी से बात करो। और अमन का सुन धारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और अब चंचल ने उसके हाथ से सब्जी लेकर उसको बाहर धकेल दिया और धारा अपने कमरे में आ गई और धड़कते कान से फोन लगाकर कहा, हेलो जी। तब अमन ने कहा, कैसी हो धारा। और धारा का दिल बल्लियों उछल रहा था क्योंकि वो पहली बार अमन से इस तरह वो भी फोन पर बात कर रही थी। तब धारा ने घबराते हुए कहा, मैं ठीक से आप कैसे हो। तब अमन ने कहा, मैं ठीक हूँ। तब अमन ने कहा, जब तुमने फोन किया था तब मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा था। अब अमन की नजर याना पर गई जो ब्लू कलर के खूबसूरत डिजाइनर सूट में बाहर निकली, जो अमन अपनी पसंद से लाया था। और ये रंग अमन का फेवरेट कलर था और याना की सफेद रंगत उसमें चांद की रोशनी की तरह लग रही थी। लाइट लिपस्टिक और गाल पर उसके अमन के थप्पड़ों के निशान साफ चमक रहे थे, जिससे उनमें और गुलाबी रंग मिक्स हो रहा था। होठों पर सुजन थी और ये भी अमन की मेहरबानी थी। गले के निशान अब हीकीच के रूप में उसकी सफेद गर्दन पर चमक रहे थे। और याना ने अपने गोल्डन और ब्लैक बालों को सीधा खुला छोड़ा था और अमन की लाई हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी और गले में दुपट्टा चिपकाए वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अमन की तरफ आ रही थी। और याना को अमन अपनी सुध बुद्ध भुलाए याना को आता हुआ देख रहा था और उसकी सांसें गहरी हो रही थी। उधर धारा ने कहा कि बात है आपकी तबीयत खराब है कि आप ऐसे सांस क्यों ले रहे हो। और अब याना उसके पास आकर खड़ी हो गई और अमन ने एकदम कहा, वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब धारा ने कहा, जी मैं समझी ना आप क्या कह रहे से आप। लेकिन अमन तो याना के आगे सब भूल चुका था और याना अभी कुछ बोलती तभी अमन ने उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया और याना ने अपनी मुट्ठी में उसकी जैकेट को दबोच लिया और अब अमन उसको पैशनेटली किस कर रहा था। और उसके किस लेने में इतनी शिद्दत थी कि अमन के होठों की आवाज धारा को फोन में सुनाई दे रही थी। और धारा ने कहा, ये क्या करे हो आप, के पी रहे हो। लेकिन अमन को कोई होश नहीं था, वो तो बस याना में खो चुका था। और अब कुछ देर अमन ने याना के होठों को आजादी देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे होंठ पर पिंक लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। और याना खामोश थी, उधर से कॉल कर चुका था। अब अमन ने याना के गले से दुपट्टा खींचा और याना एकदम घबरा गई। और अब अमन ने वो दुपट्टा याना के सर पर रखते हुए कहा, गले में सिर्फ पट्टा डाला जाता है, दुपट्टा नहीं, इसकी सही जगह यहाँ है। और याना ने खामोशी से गर्दन झुका ली और अब अमन उसको दिलचस्प नजरों से देख रहा था, जो दुपट्टा सर पर रखने का बाद बेहद मासूम और एक कमसिन परी लग रही थी। और अब अमन ने मुस्कुरा कर उसके माथे को चूमा और याना बिल्कुल खामोश थी, जैसे एक कैदी कैद से निकलने के लिए सब कुछ करता है। याना भी इसी तरह खामोश थी, बस वो एक बार यहाँ से निकलना चाहती थी। और तब अमन ने कहा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ। और अब याना खामोशी से आगे बढ़ गई। अब अमन को होश आया तो उसने तुरंत धारा को कॉल किया और धारा ने तुरंत उठा लिया क्योंकि वो फोन लेकर बैठी थी। अब अमन ने बात बनाते हुए कहा, वो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है इसलिए कॉल कट गया। तब धारा ने कहा, कोई ना, आपके पानी पी रहे थे, महारे आपके होठों की आवाज आ रही थी। तब अमन ने कहा, हाँ कुछ पी रहा था क्योंकि कभी कभी अचानक प्यास बहुत बढ़ जाती है। अमन अब जाती हुई याना की पीठ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अब अमन ने कहा, ये सब छोड़ो, ये बात बताओ क्या तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है, क्योंकि मैं कुछ दिन में राजस्थान आ रहा हूँ। तब धारा ने शर्माते हुए कहा, महरा अमन ले आना, महारे को बस अमन चाहिए, उसका दिल चाहिए और कुछ ना चाहिए। और ये कहकर धारा ने शर्मा कर फोन बंद कर दिया। और अमन ने अब खुद से ही बात करते हुए कहा, धारा वो चीज मत मांगो जिस पर मेरा खुद का भी इख्तियार नहीं। अमन और अमन का दिल सिर्फ याना का है। अब अमन आगे बढ़ गया। अब वो जैसे ही आगे बढ़ा उसका फोन बजा और इस बार कॉल ब्रिगेडियर साहब का था। अब अमन ने हेलो कहा। तब ब्रिगेडियर साहब ने कहा, अमन तुरंत बॉर्डर पर आओ, एक जासूस पकड़ा गया है
जिसने खबर दी है, हमारे कुछ फौजी जिनको हम शहीद समझ रहे थे, वो शहीद नहीं हुए बल्कि दुश्मनों की कैद में है। तुम तुरंत यहाँ पहुँच जाओ, वहाँ का काम दूसरे ऑफिसर देख लेंगे, फिलहाल तुम्हारी यहाँ जरूरत है। तब अमन ने कहा ठीक है सर, मैं अभी कुछ देर में निकलता हूँ। याना अमन को गाड़ी के साइड मिरर से देख रही थी, जिसने ब्लैक लेदर की जैकेट पहनी थी और व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स, और साइड से उसके बाल बहुत हल्के थे और बीच में घने थे, जिसको उसने जेल से सेट किया हुआ था। जो कट फेस खड़ा ने नक्श, हल्के पिन होंठ, ट्रिम स्टाइलिश शेव और कानों में चमकते हीरे के टॉप्स और भारी हाथों में कीमती गोल्ड की घड़ी, लंबा चौड़ा कसरती जिस्म और सुनहरा रंग, उस पर हल्का लाल मिक्स था। बिला शुबह वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत था और याना के दिल ने उसको देखकर एक बीट मिस की और इससे पहले उसका दिल धड़कने लगा था, याना ने मुंह फेर लिया और उसके रात के दिए जख्म याद करके उसके दिल में नफरत और गुस्से की लहर उठ गई। अब अमन गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी और याना खामोशी से बाहर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। अब अमन ने एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से याना का हाथ थाम लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी और गाड़ी में अमन ने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम, जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द के तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के हैं राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा की है रात, जितने पास नैनों के काजल, जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। अधूरी सांस थी धड़कन, अधूरी थी अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और पूरे हैं हम। और अब गाड़ी घर के सामने रुक गई थी और याना जल्दी से उतरकर अंदर की तरफ भागी और सामने ही उसको मोना सर पकड़कर बैठी हुई दिखी और साथ में हमेशा की तरह उसकी नानी खड़ी थी। और अब मोना ने जैसे ही याना को देखा तो उसके सांस में सांस आया और याना रोकर अपनी माँ से लिपट गई और धुआंधार रोने लगी। अब मोना ने कहा डोंट क्राई माय डॉल, 2 दिन से कहा थी आप। अब याना ने रोते हुए कहा मोम मैं अमन के साथ थी, उसने जबरदस्ती मुझे अपने पास रोका हुआ था। अब मोना का खून खोल गया, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को उसने अपने साथ रखा। और अब याना ने रोते हुए किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से कहा मोम उसने मुझे मारा। तब याना ने अपने गालों से फाउंडेशन साफ किया तो उसके दोनों गालों पर थप्पड़ों के निशान थे और गले में उसके नाखून और दांत के निशान पड़े थे। अब मोना ने चीख कर कहा उसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर हाथ उठाता है। मोना सिकंद की बेटी पर, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तब उसकी माँ ने कहा मोना इस लड़के की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तब मोना ने कहा उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को बुलाया है। एक बार मेरे सामने तो आ जाए इसका, तो मैं वो हाल करूंगी, उसकी साथ पुश्ते याद रखेगी। तब अमन ने अंदर आते हुए कहा मंथर इन लो पहले मेरी औलाद तो दुनिया में आने दो, उसके बाद ही तो मेरी साथ पुश्ते आएंगी। फिलहाल तो मैं आया हूँ, कहो क्या कहना है। अब याना की नानी ने कहा तुमने याना पर हाथ क्यों उठाया। तब अमन ने कहा अगर दोबारा इस तरह के कॉन्टेस्ट में गई तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी। अब रेशमा ने कहा इसके गट्स तो देखो, हमारे घर में आकर हमारी ही बेटी की टांगे तोड़ने की बात करता है। तब अमन ने कहा बड़ी सासू माँ, मैं बातें नहीं करता भी हूँ। और अब मोना ने गुस्से में कहा तू होता कौन है मेरी बेटी पर अपना हक जताने वाला, ये मेरी बेटी है, मैं इसको जहाँ चाहे ले जाऊं, तुझे क्या मतलब है। तब अमन ने गुस्से में कहा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और अपने जीते जी मैं उसको आपके नक्शे कदम पर नहीं चलने दूंगा। ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा और अगर इसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो अंजाम ये खुद अच्छी तरह जान चुके हैं। अब अमन ने मोना से कहा याना आपके पास मेरी अमानत है, बहुत जल्द इसको यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। और ये कहकर अमन जाने लगा और तब मोना ने चीख कर ये मेरी बेटी ये कहीं नहीं जाएगी, समझ गया। और 2 टके के बॉडीगार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने। तब अमन ने भी गुस्से दहाड़ कर कहा तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की नीलामी लगाने की, मेरी इज्जत उछालने की। और इतना सुनते ही याना और मोना और उसकी माँ रेशमा के ऊपर एक साथ कई टाइम बॉम्ब गिरे।
पिक्चर 24 अमन ने किया याना की मां के साथ कांड और याना की हालत। और याना आंखें फाड़े एक पत्थर की बुत की तरह अमन को देख रही थी और मोना का खून खोल गया और चीख कर कहा, क्या बकवास कर रहा है, मेरी बेटी ने कब शादी की तुझसे? तब अमन ने याना की तरफ देखा जो सदमे से बेजान बिल्कुल किसी मूर्ख की तरफ अमन को आंखें फाड़े देख रही थी। तब अमन ने कहा, याना ने नहीं, मैंने शादी की है आपकी बेटी से, वो भी तब जब वो 3 साल की थी। तब मोना ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है और क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब अमन ने कहा, आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है अपनी बीवी के मानने से और उसकी तसल्ली के लिए वो अपने डेट के वकील तोमर के पास जाकर सबूत देख सकती है। तब याना की नानी ने एकदम कहा, तुम ये बात अब 17 साल बाद बता रहे हो? अब अमन ने याना से नजर हटाकर याना की नानी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो अभी भी नहीं बताता। अगर याना मेरे प्यार को रेप का नाम ना देती, मेरा इरादा था मैं याना को ये सब तब बताता जब वो मुझे दिल से अपना लेती, लेकिन अब बताना मेरी मजबूरी बन गया क्योंकि जो कल रात हम दोनों के बीच हुआ याना उसको नाजायज ना समझे, वो सब जायज है। और अब अमन की ये बात सुनकर रेशमा और मोना ने एक दूसरे के मुंह को हैरान होकर देखा और याना अब फटी फटी आंखों से जमीन को घूर रही थी। उसके पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या रिएक्ट करे। इस बात गम मनाए कि जो याना अपने लिए एक अमीर वेल स्टैंडर्ड हस्बैंड चाहती थी, अब उसका पति एक मामूली देहाती, उसके घर का नौकर, उसका बॉडीगार्ड है, अमन है। क्या जवाब देगी वो अपनी दोस्तों को कि जिस याना ने आज तक किसी अपने से कम हैसियत वाले इंसान की तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझती थी, लेकिन अब उसका मामूली बॉडीगार्ड उसका हस्बैंड बन चुका है? या इस बात पर खुश हो उसका रेप नहीं हुआ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है? याना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका दिमाग तो शाय आंधियां सी चल रही थी। अब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब मिसेज मोना गहलोत, दोबारा मुझसे ये मत पूछना मेरा क्या हक है याना पर, या मैं होता कौन हूँ याना का, क्योंकि अब आपसे पहले और आपसे ज्यादा हक है मेरा याना पर, और उसको मैं जबरदस्ती भी ले जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी पत्नी है, मेरी अमानत है आपके पास, और जब तक मैं इसको नहीं ले जाता तब तक आप दोनों माँ बेटी इस रिश्ते को अपना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस बीच अगर किसी ने कोई भी होशियारी दिखाए तो अपने अंजाम का वो आप जिम्मेदार होगा। ये कहकर अमन वापस पलट कर जाने लगा और मोना तो गुस्से की भट्टी में पूरी तरह उबल गई थी और अमन को जाता देखकर हल्के बल चीख कर बोली, अबे ओ कुत्ते के पिल्लई, अपनी औकात भूल गया क्या सोचकर मेरी बेटी से शादी की तूने? और तुझे क्या लगता हरामी मैं तुझे अपना दामाद मान लूंगी? तेरी औकात मेरी बेटी के जूते के बराबर भी नहीं और चला है मेरी बेटी का पति बनने। और अमन के कदम दरवाजे की तरफ रुक गए और उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल पड़ गया, दिमाग की रगें फूल गई और एक जन्नातेदार थप्पड़ मोना के मुंह पर आकर लगा और मोना दूर जा पड़ी। अमन के एक थप्पड़ ने मोना के होश ठिकाने लगा दिए और उसका होंठ फट गया और मुंह से खून बह निकला। अब मोना को चक्कर से आने लगे। अब याना को एहसास हुआ कि अमन ने उसकी माँ को थप्पड़ मार दिया है और उसकी माँ दूर जमीन पर जा पड़ी थी और याना ने मुंह और आंखें फाड़े अपनी माँ को देखा और अपने दोनों हाथ की उंगलियों से अपने होंठ को छुपाकर शौक खड़ी थी। और यही कंडीशन रेशमा की भी थी, जो कभी आंखें फाड़े अमन को देख रही थी, जिसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। और कभी दूर पड़ी मोना को, जो अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से थर्रा रही थी, क्योंकि आज तक उसके पति की भी हिम्मत मोना के सामने ऊंची आवाज में बात करने की भी नहीं हुई। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, और हाथ तो आज तक मोना पर उसके माँ बाप ने भी नहीं उठाया था, लेकिन आज एक लड़के ने, उनके मामूली से बॉडीगार्ड ने अपनी माँ की उम्र की औरत पर हाथ उठा दिया था। अब अमन ने उंगली उठाकर गुर्राते हुए कहा, आज तो इस जुबान में मुझसे बात कर ली तूने मोना सिकंद, अगर दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो तेरी जुबान खींचकर घुटनों से मिला दूंगा, क्योंकि मैं एक राजपूत मर्द हूँ। औरत को इज्जत देना जानते हैं, लेकिन सिर्फ उसको जो इज्जत देने के काबिल हो, और जो हमारी इज्जत पर उंगली उठाती है या हमारी इज्जत के साथ खेलती है, उसका हम सर उखाड़ देते हैं। अगर इतना कुछ करके भी तू मेरे सामने बकवास कर रही है तो इसकी वजह सिर्फ मेरे चाचा जी और याना है। अगर तू जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरे चाचा की बीवी है और मेरी बीवी की माँ है, वरना अभी तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता। इसलिए दोबारा अमन सिंह शेखावत से ऊंची आवाज में बात करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। अब अमन ने गुस्से में याना की तरफ देखा और याना तो पत्थराए आंखों से अमन को देख रही थी। उसकी तो जैसे हिम्मत जवाब दे गई थी।
और अमन उसको देखता हुआ गुस्से में कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। और अब याना और रेशमा दोनों भागकर मोना के पास आई और उसको उठाकर सोफे पर बैठाया। और अब मोना गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने घर का कीमती वाच उठाकर जमीन पर दे मारा और फिर गुस्से में हल्के बल चीखते हुए फिश एक्वेरियम जमीन पर पटकते हुए कहा, कुत्ते कमीने साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे इस थप्पड़ का हिसाब देना होगा। तूने ये थप्पड़ मोना के मुंह पर नहीं, अपनी तकदीर के मुंह पर मारा है, अपनी खुशियों के मुंह पर मारा। और तुझे क्या लगता है मैं अपनी बेटी को तेरे साथ भेजूंगी? कभी नहीं। मैं अपनी बेटी को जहर देकर जान से मारना पसंद करूंगी, लेकिन तेरी नहीं बनने दूंगी। ये वादा है मोना सिकंद का, तुझे पर तेरी जिंदगी हराम कर दूंगी। मोना इस टाइम एक घायल शेरनी बन चुकी थी और याना तो जैसे गुंग हो गई थी। उसकी माँ चीख चीख कर पागल हो रही थी और याना अब मरे मरे कदमों को उठाती अपने कमरे में गई और बेड पर ढह गई। अब अमन गुस्से में बंगले के बाहर आया तो उसको चाचा जी आते दिख गए और अमन को देखकर कहा, अरे अमन, तुम यहाँ ले आए याना को? अब अमन ने आहिस्ता से गहरा सांस लेते हुए कहा, काश ना लाता। तब उसके चाचा ने कहा, क्या हुआ है? अब अमन उनको अपने साथ ले आया और गाड़ी में बैठते हुए अमन ने उनको सारी बात बता दी। अब अमन ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, चाचा जी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अपनी चाची पर हाथ उठाया है। तब साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने कुछ गलत किया है? तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने तो वो किया है जो मुझे करना चाहिए था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने अपनी चाची के मुंह पर थप्पड़ मारा है। तुमने उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा है जिसने तुम्हारे बाप को गाली दी है। तुमने उस औरत के मुंह पर थप्पड़ मारा है जिसने तुम्हारी बीवी को नीलामी के बाजार में ले जाकर खड़ा कर दिया। इसलिए तुम ये बिल्कुल मत सोचो तुमने कुछ गलत किया है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है अमन। और जिस तरह तुमने आज अपनी बीवी और मेरी बीवी को हैंडल किया है, काश मैं भी कर पाता, क्योंकि आज मैंने पहली बार मैंने अपनी बेटी को हिंदुस्तानी लिबास में देखा है, वो भी सर पर दुपट्टा रखे। मैं बाप होकर उसको सीधी राह पर न ला सका, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है तुमने मेरी बेटी को सही रास्ता दिखा दिया। और आज मोना को आए ना। और साहिल अब हंसने लगा। अब अमन ने सुकून का सांस लेकर कहा, थैंक यू चाचा जी, आज आपने मेरे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। तब साहिल ने उसका कंधा थपथपा कर कहा, तुम एक सोल्जर हो माय बॉय, और एक सोल्जर कभी कुछ गलत नहीं करता। और अब अमन मुस्कुराया। अब साहिल ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, लेकिन अब उस घायल शेरनी का सामना करते हुए मुझे डर लग रहा है। और अब दोनों हंसने लगे। अब अमन ने बताया, चाचा जी, मैं एक जरूरी मिशन के लिए बॉर्डर पर जा रहा हूँ, हो सकता है इसके लिए मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर को उन्होंने बंदी बना लिया है। तब उसके चाचा ने कहा, लेकिन बेटा इसमें तो तुम्हारी जान का भी खतरा है। तब अमन ने कहा, चाचा जी, एक फौजी अपनी जान हथेली पर रख कर चलता है और ये जान देश के लिए ही होती है, लेकिन अब मैं अपनी जान को भी बचाने की पूरी कोशिश, क्योंकि अब मेरी जान मेरी बीवी से जुड़ चुकी है, उसके साथ बुरा होना चाहता हूँ। तब साहिल ने कहा, शाबाश मेरे बेटे, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाबी दे। सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, सदाबहार वृक्ष एक कुबड़। धारा अब चुपचाप शिवानी के कमरे में आई और शिवानी जो स्कूल का काम कर रही थी। अब शिवानी ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी साहब। तब धारा ने कुछ सोचकर कहा, शिवानी तू बड़े स्कूल में जावे से जहाँ घिट पीट अंग्रेजी बोले। तब शिवानी ने कहा, जी भाभी साहब, लेकिन आप महारे थे, ये सब काय पूछ रही। तब धारा ने कहा, तो के मन ने इसका मतलब बता सके। तब शिवानी ने कहा, किसका? अब धारा ने याद करते हुए कहा, जो लफ्ज वो जब से अमन के मुंह से सुने थे तब से रट रही थी, ताकि इसका मतलब पूछ सके। मयंक और सूरज से तो इसलिए नहीं पूछना चाहती थी कि वो उसके देवर थे, उनसे धारा को शर्म आ रही थी और फिर वो उसको बहुत छेड़ते। और चंचल और पूनम से इसलिए नहीं पूछा, दोनों इंग्लिश में फिसटी थी, इसलिए वो शिवानी के पास आई, क्योंकि उसने अक्सर फोन पर शिवानी को अपनी दोस्तों से इंग्लिश में बात करते सुना था। और अब शिवानी से हिचकिचा कर कहा, शिवानी जे वाव और सो ब्यूटीफुल का मतलब के हो गए। ये वो लफ्ज थे जो अमन ने याना के लिए बोले थे, लेकिन ब्लूटूथ उसके कानों में लगा था और फोन पर धारा कनेक्ट थी, इसलिए धारा ने सुन लिए और उसको लगा ये वर्ड उसने धारा के लिए ही कहे हैं। अब शिवानी ने कहा, इसका मतलब ये है भाभी साहब, वाह आप बहुत खूबसूरत हो। और इतना सुनते ही धारा के अंग अंग से खुशी फूट पड़ी। और फिर धारा ने कहा, जे पिंक क्या हो है? तब शिवानी ने कहा, पिंक मतलब गुलाबी रंग। और धारा एकदम मुस्कुरा कर बाहर की तरफ जाने लगी। तब शिवानी ने कहा,
लेकिन जे सब आपसे किसने कहा है भाभी सा? तब धारा ने हंसकर बाहर की तरफ जाते हुए कहा। थारे अमन वीर जी ने, और शिवानी ने मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर धारा को जाते देखकर कहा, महारी भोली भाभी सा, और वो मुस्कुरा कर फिर से काम में लग गई। अब जैसे ही धारा कमरे में आई तो पूनम और चंचल जो उसकी ओर शिवानी की बात सुन चुकी थी, लेकिन फिर चुपचाप उसके कमरे में आकर बैठ गई जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। और अब धारा जो हंसती हुई कमरे में आई और उन दोनों को देखकर एकदम चुप हो गई। अब पूनम ने मुस्कुराकर गुनगुना कर कहा, मेरे सैया जी है देहरादून में, बात होती है फोन पे, क्या समझेगी दिल की बात को, ये गवर्नमेंट की नौकरी, मर गई अकेली छोकरी, मरगी छोकरी, मरगी छोकरी, छाट के नौकरिया, मरगी छोकरी, मरगी छोकरी, छाट के नौकरिया। अब धारा ने मुस्कुराकर पूनम के कान पकड़ कर कहा कि मजाक बना रही महारा। अब चंचल ने हंसते हुए कहा, सच्ची तो कह रही से, जब तुमने जीजा जी से बात की पैर जमीन पे ना टिक रहे थारे। तब पीछे से गंगा ने कहा तो कि नजर लगावेगी महारी छोरी खुशियों को, और तू भी फिक्र ना कर, कल आ रहे हैं थारे को और पूनम दोनों को देखन वाले। और इतना सुनते ही चंचल खामोश हो गई। तब धारा ने कहा, अम्मा वो तो अगले हफ्ते आने वाले थे। तब गंगा ने कहा, हाँ लेकिन थारे बिन पति अमन का फोन आया और अमन ने कहा है वो किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा से, इसलिए उनको कल बुलाया। तब शिवानी ने खुश होकर कहा, इसका मतलब महारे अमन वीर जी आ रहे हैं कल। तब गंगा ने मुस्कुराकर हाँ कहा और अब धारा के कान में अमन की बात गूंजी। वो उससे पूछ रहा था क्या लाना है, वो आ रहा है घर। अब वो सब बातें करने लगी और धारा अमन की बात सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। फायर फायर फायर। अब साहिल डरता डरता अपने बंगले में आया और नजारा वही था जो साहिल सोच कर आया था। मोना का पूरा खानदान बंगले में जमा था, सिवाय मोना के बाप को छोड़कर, क्योंकि वो हॉट सर्जरी के लिए बाहर गए हुए थे और वो वैसे भी मोना के निजी जिंदगी में कम ही दखल अंदाजी देते थे। अब साहिल को देखकर मोना तड़क कर बोली, ओह आ गए तुम, होश आ गया तुम्हें, तुम्हारी बीवी और बेटी का हाल मालूम करने का। तुम्हें होश भी है तुम्हारे लाडले भतीजे उस जाहिल जंगली ने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ क्या सलूक किया है, सुनोगे तो शर्म से डूब मारोगे। तब साहिल ने आहिस्ता से कहा, क्या किया है उसने? अब मोना के खून में आग लग गई और साहिल से कहा, तुम जानते हो उसने तुम्हारी बेटी से जबरदस्ती शादी की है, बल्कि शादी क्या उसने मेरी बेटी का बलात्कार किया है और उसको जबरदस्ती ले जाने की धमकी देकर गया है। और मैंने इस बात पर उस पर थोड़ा गुस्सा दिखाया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। साहिल, अब अगर तुम में रत्ती भर भी इंसानियत या गैरत बची है तो जाकर गोली मार दो उससे। तब साहिल ने कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया है। अब मोना ने आंखें फाड़कर साहिल को देखा, और ना उसने मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी की है, उसकी शादी मैंने ही याना से कराई थी 17 साल पहले। और इतना सुनते ही मोना के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और साहिल का गिरेबान पकड़ कर कहा, धोखेबाज इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी अपने 2 टके के भतीजे से कराने की? क्या सोचकर तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? तब साहिल ने कहा, मोना याना सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी भी है, मेरा भी उस ओर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा, और मैं बाप होने के नाते अपनी बेटी की जिंदगी के लिए फैसला ले सकता हूँ। तब मोना ने चीख कर कहा, नहीं है वो तुम्हारी बेटी। किसने कहा याना तुम्हारी बेटी है? वो मेरी बेटी है और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड राज सिंघानिया की बेटी है, जो मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, समझ गए तुम साहिल गहलोत? मोना के अल्फाज साहिल के कान में पिघलते शीशे की तरह गिर रहे थे। उसको लगा था जैसे किसी ने आसमान से उठाकर खाई में फेंक दिया हो। जिस लड़की के लिए उसने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी वो तो उसकी बेटी ही नहीं है। जब 25 कैमरे के सामने नाइटी उतारो। अब साहिल ने कहा, ये सच नहीं है। तब मोना ने कहा, यही सच है, और ये सच तुम्हें और याना को छोड़कर सबको पता है, क्योंकि जब मेरी शादी तुमसे हुई तब याना मेरे पेट में 1 महीने की थी। अब साहिल ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम पहले दिन से मुझे धोखा देती आ रही हो। तब मोना ने कहा, धोखा तो तुमने मुझे दिया है, मुझसे बिना बताए मेरी बेटी की शादी अपने उजड़ जंगली भतीजे से करा दी, और मैं तो तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मेरे डैड ने मना कर दिया, क्योंकि राज 4 मर्डर केस में जेल जा चुका था और मेरे बाप को तुम्हारे जैसा दामाद चाहिए था, शरीफ और ईमानदार, और तुम्हें छोड़ने की कीमत मुझे अपने डैड की प्रॉपर्टी छोड़कर चुकानी पड़ती जो मुझे मंजूर नहीं थी।
लेकिन अब मुझे प्रॉपर्टी मिल चुकी थी। इसलिए अब मेरा इरादा था याना की शादी सिद्धार्थ से कराकर उसको अमेरिका भेज दूंगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास मुंबई चली जाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरे पूरे प्लान को वॉट लगा दी मेरी बेटी की उस देहाती से शादी कराकर। पर मैं भी अपनी बेटी को इस धोखे की शादी से आजाद कराकर रहूंगी, क्योंकि बचपन की शादी कानून की नजरों में कोई मायने नहीं रखती, इसलिए बहुत जल्द मैं उसको तुम्हारे भतीजे से मुक्ति दिला दूंगी। तब साहिल ने कहा, इस भूल में मत रहना, अमन याना को खुद से दूर नहीं होने देगा। अमन अपने और उसकी बीवी के बीच आने वाले हर इंसान को चीर फाड़ देगा। अभी तुम्हें अमन की ताकत का और उसकी जुनूनी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो काम मत करना जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और तब मोना ने कहा, जो उसने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ किया है उसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हारे उस बदतमीज भतीजे को। ये कहकर मोना टक टक करती अपने कमरे में चली गई और उसके जाने के बाद सब एक एक करके चले गए और साहिल बेजान सा सोफे पर ढह गया, क्योंकि साहिल की हालत उस हारे हुए के जैसी थी जिसने अपना कुछ जुए में हरा दिया हो। अब साहिल ने अपनी आंखें उठाकर उस बंगले को देखा, अब क्या था उसका, कुछ भी नहीं। ये जायदाद तो मोना पहले ही उससे ले चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी वजह से वो एक केयर टेकर की तरह इस बिजनेस और जायदाद की देखभाल कर रहा था, और साहिल अब खामोशी थके थके कदमों को उठाता हुआ आउट हाउस की तरफ चला गया। एक खूबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, एक खूबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, एक खूबड़ वाला ऊंट सदाबहार वृक्ष, एक खूबड़ वाला। हवेली में तैयारी चल रही थी, क्योंकि चंचल और पूनम को देखने वाले आ रहे थे और चंचल इधर उधर भागी फिर रही थी। अभी सब औरतें बाजार से आकर बैठी थी। अब चंचल ने धारा से पूछा, जिज्जी महारे को एक बात बताओ, जे आपने इतनी सारी गुलाबी रंग की सुर्खी काय खरीदी? तब शिवानी ने एकदम से कहा, क्योंकि महारे अमन वीर जी को गुलाबी रंग की लिपस्टिक बहुत पसंद है। अब धारा मुस्कुराकर अंदर चली गई और अब चंचल और पूनम एकदम मुस्कुराए। ओए होए, जे बात है। अब चंचल धारा के पीछे किचन में आई और मुस्कुराकर बोली, जिज्जी के बात से के जीजा को गुलाबी लिपस्टिक लगाकर चुम्मा सुम्मा देने का इरादा है क्या? तब धारा ने चंचल का कान पकड़कर कहा, बेशरम कहीं की थारे को अपनी बड़ी बहन ऐसी करते हुए शर्म ना आवे। तब चंचल ने कहा, जिज्जी अब ज्यादा ना बनो, आपकी हर बात माँ को पता से। और चंचल को तब ही उसकी माँ ने आवाज लगाई और चंचल भागती हुई जैसे ही बाहर आई तब ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया और चंचल की चीख निकलते निकलते रह गए। अब चंचल ने देखा तो सामने मयंक खड़ा था और अब चंचल ने मयंक को दूर धकेल कर कहा, हट पीछे के है, हमारी जान निकाल दी तने। तब मयंक ने गुस्से में कहा, और तन ने जो हमारी जान ले रखी उसका के घड़ी खुश होती फिर भी तन ने मना क्यों नहीं किया? बाबूजी, इस रिश्ते को थारे को पता को नहीं, मैं थारे से ब्याह करना चाह। तब चंचल ने कहा, मैं क्यों कहूँ? तन ने गूंगे का गुड़खा रखा, मैं छोरी होके कहूँ तो छोरा होके नहीं कह सकता, और थारी खातर मैंने कई रिश्तों को मना कर दिया, लेकिन ईद ना करूँ मने, क्योंकि ये रिश्ता को पीरामल मामा जी की जुबानी से और महारे परिवार पर पीरामल मामा जी के बहुत एहसान से अब उनकी जबानन ना गिरने दूंगी, और अगर थारे को महारे ते ब्याह करना तो जाकर कह दे। तब मयंक ने कहा, मैं ना कह सकता, क्योंकि अभी महारे ते बड़े महारे अमन भाई सा है, उनका भी ब्याह ना हुआ, ऐसे मैं अपनी ब्याह का कहूंगा तो बाबूजी महारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। तब चंचल ने कहा, तो फिर बैठा रहे और महारी डोली का कंधा दे दियो और पूरी जिंदगी महारे बच्चों का मामा बन के गुजारियो। तब मयंक ने गुस्से में कहा, एक लपड़ देवगा कान के नीचे, होश ठिकाने आ जावेगे थारे। अभी चंचल कुछ कहती तब ही पीछे से धारा ने कहा कि चल रही यहाँ पे। तब दोनों खामोश हो गए और चंचल ने कहा, कुछ ना धारा जिज्जी, ये महारे ते लड़ रहा। तब धारा ने दोनों कोल्हू पर हाथ रखकर कहा, मैं थारी सारी बात सुन चुकी, अब छुपाने का कोई फायदा ना। अब धारा ने पूछा, कब सा चल रही यू सब? तब मयंक ने एकदम धारा के पास आकर कहा, जब से आप और अमन भाई सा का चल रहा, उससे 1-2 साल बाद ही समझ लो। अब धारा भाभी सा, अब तुम ही कुछ कर सको, मैं चंचल से बहुत प्यार करूं और मैं उसको किसी और का होते ना देख सकता। तब धारा ने कहा कि थारे अमन भाई सा को पता इस बारे में? तब मयंक ने नाम में गर्दन हिलाकर मना किया। तब मयंक ने धारा का हाथ पकड़कर कहा, अमन भाई सा से आप ही बात कर सको, महारे को डर लगेगा। तब धारा ने घबरा कर कहा, मैं कैसे? और मयंक ने कहा, प्लीज प्लीज महारी प्यारी भाभी सा। तब धारा ने कहा, ठीक है, यू माखन लगाना बंद करो, मैंने आज तक उनसे इस तरह बात तो ना की, लेकिन थारी खातर करनी पड़ेगी। और अब दोनों खुश होकर धारा से लिपट गए। गुलाब
याना आंखें बंद करे अपने कमरे में सो रही थी जब उसको महसूस हुआ कोई अमन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। याना को फिर से अपने अंदर तक दर्द महसूस होने लगा और याना बुरी तरह हिल रही थी जैसे उसको अमन पुश कर रहा है। उसकी पोजीशन वही हो गई जो उस दिन थी। उसकी टांगे खुद खुद चीर रही थी। उसने तकिया मुट्ठियों में भींच रखा था और बुरी तरह चीख रही थी। और अब मोना और उसकी बहन प्रिया जो याना की तबीयत खराब होने की वजह से उसके रूम में ही बैठी रमी खेल रही थी। याना को इस तरह देखकर दोनों हैरान हुई। याना इस तरह कंबल में लेटी थी जैसे उसके ऊपर कोई हो और याना की दोनों टांगे खुली हुई थी और वो पीछे को खुद हिल रही थी। अब याना रोते हुए कहने लगी, अमन छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगी, प्लीज छोड़ दो। और याना का पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था और अब मोना भागकर उसके पास आई और उसको उठाकर झकझोर कर कहा, याना क्या हुआ माय प्रिंसेस, यहाँ नहीं हो? वो हरामजादा तुम क्यों रो रही हो? और अब याना एकदम अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मोम उसने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अब मोना ने उसको सीने से लगा कर कहा, तुम घबराओ मत याना, मैं उससे तुम्हारे हर दर्द का हिसाब लूंगी और तुम्हें इस शादी के धोखे से बहुत जल्द बाहर निकालूंगी। तब याना ने कहा, नहीं मोम, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बुरा है मोम, वो गुस्से में बिल्कुल कोई हैवान बन जाता है। अगर आपने या मैंने उसके खिलाफ जाने की गलती की तो वो हम दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। तब मोना ने गुस्से से कहा, वो 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर सकता, तुम अपनी माँ पर भरोसा रखो, उसने बस तुम्हारे दिल में अपना डर बैठा दिया है। लेकिन तुम्हारी मोम इस डर को और उस अमन को दोनों को ही तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। बस तुम अब ये टैबलेट खाओ। अब याना ने अपनी से कहा, ये कैसी टैबलेट है? तब मोना ने कहा, तुम्हारे अंदर उस इंसान का गंदा खून न पल जाए इसलिए तुम्हारे अंदर से उसकी गंदगी साफ कर रही हूँ। अनवांटेड प्रेगनेंसी पिल है। और अब याना ने उस गोली को खा लिया। सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, सदाबहार वृक्ष एक कुबड़ वाला ऊंट, सदाबहार वृक्ष एक उसी शाम को अमन घर आ गया और अमन को देखकर शिवानी और गुड्डू दोनों भागकर लिपट गए। अब अमन ने उन दोनों को प्यार किया। अब शिवानी ने कहा, वीर जी क्या हम दोनों के लिए आप स्मार्ट वॉच ले आए? तब अमन ने उनके गाल को थपथपा कर कहा, ऐसा कभी हुआ है जब मेरे दोनों लाडलों ने कुछ कहा हो और मैंने पूरा ना किया हो? हरिया काका सामान ला रहे हैं, उसमें से अपना भी सामान ले लो और बाकी सब का भी है। अमन पूनम और चंचल और धारा तीनों के लिए सैम डायमंड के कंगन लाया था जैसे उसने याना को दिए थे और अपनी चाची और गंगा के लिए डायमंड के नेकलेस। और अपने भाइयों को वो हमेशा पैसे देता था, वो खुद अपनी पसंद से लाते थे। अमन सब के लिए ही हर बार कीमतों गिफ्ट लाता था। अब अमन और सब मर्द बैठे खाना खा रहे थे और पूनम और चंचल के रिश्ते को लेकर बातें हुई और मयंक पीछे खड़ी धारा की तरफ देख रहा था और धारा ने मयंक को इशारे से अमन से बात करने की तसल्ली दी। अब पीरामल ने अमन से कहा, वो अपने साहिल की बेटी भी तो घड़ी बड़ी होगी ना? अब अमन ने आहिस्ता से खाना खाते हुए हम जवाब दिया। तब पीरामल ने कहा, वो हमारा एक दोस्त है जो दिल्ली में ही रहवे से बहुत बड़ा कारोबारी, महारी गन्ने की फसल का कंट्रैक्ट हमने उसको ही दे रखा। उसका छोरा विदेश में डॉक्टरी पढ़ रहा से वह महारे से कह रहा था वह को साहिल की छोरी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। उसने साहिल की छोरी को किसी शहर की किसी पार्टी में देखा से तब से वह महारे थे कह रहा कि मैं साहिल से उसकी छोरी के रिश्ते की बात करूं। अब साहिल तो ऐसा व्यस्त हो गया से वाको तो फुर्सत न आने की, इसलिए थारे को ये जिम्मेदारी दे रहा साहिल से उसकी छोरी के रिश्ते की बात कर। अब अमन को अपने बाप की बात सुनकर 440 वॉट का झटका लगा, क्योंकि उसका बाप उसके सामने उसकी बीवी के रिश्ते की बात कर रहा था, वो भी खुद उससे करने को कह रहा था। तब अमन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? तब पीरामल ने कहा, क्यों थारे को के परेशानी है? तू बड़ा भाई से उस छोरी का और एक बड़ा भाई अपनी बहन के रिश्ते का रिश्ता करा सके। अब दूसरा सितम उसके बाप ने अमन को याना का बड़ा भाई कहकर दिया। अब अमन के निवाला गले में फंस गया। अब वो बुरी तरह खांसने लगा और तभी उसकी चाची ने जल्दी से अमन को पानी दिया और अब सब उसकी कमर थपथपाने लगे। तब अमन के चाचा सुमेर ने कहा, भाई साहब आप भी कैसी बच्चों जैसी बात करो, उसकी माँ ने आज तक उस छोरी को तुम्हारे घर तक तो भेजा ना, हमारा रिश्ता लाया, रिश्ता के पसंद करेगी वो। और फिर अमन ने तो उस छोरी को पता नहीं देखा भी होगा कि नहीं, आप खामेखा की जिम्मेदारी इस बच्चे पर डाल रहे। तब पास खड़ी गंगा ने कहा, भाई साहब अभी वह छोरी की उम्र इतनी ज्यादा ना है, वो महारी चंचल और पूनम से भी 2-2.5 साल छोटी, और शहर में रहने वाले लोग अपनी छोरी की शादी इतनी जल्दी ना करते। अब अमन ने वहाँ से उठकर भाग जाने में ही भलाई जानी और वो अब चुपचाप उठकर कमरे में आ गया और दरवाजा लॉक करके अपनी शर्ट उतार कर लेट गया।
अब मयंक ने धारा से कहा, भाभी अमन भाई सा कमरे में चले गए, अब बात कर लो। तब धारा ने कहा, कुछ देर और रुक जा, खड़ा उतावला ना हो, अभी उन्होंने खाना खाया है, फिर उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अब अमन को अपने बाबूजी की बात सुनकर खून खोल गया। अगर उसके बाप के सिवा और कोई इस बात को कहता तो अमन उसके हाथ पैर तोड़ देता। अब अमन को याना की शिद्दत से याद आई। उसका मन किया उड़कर वो उसके पास पहुंच जाए और उसको अपने अंदर समा ले। और जब से वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, अब उसकी हालत अजीब हो रही थी। उसका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था याना को देखे बिना। अब अमन ने याना को वीडियो कॉल किया, लेकिन याना ने काट दिया। अब अमन ने फिर मिलाया तो उसने फिर से काट दिया। अब अमन को गुस्सा आ गया। वो जितना बेकरार हो रहा था, वो उतनी पत्थर दिल बन रही थी। अब अमन ने याना को मैसेज किया, बीवी क्यों इतना तड़पा रही हो, वीडियो कॉल रिसीव कर लो, तुम्हारा ये बेचारा पति मरा जा रहा है तुम्हें देखने को। लेकिन तभी याना ने गुस्से में रिप्लाई करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, आई एम नॉट योर वाइफ। तब अमन ने हंसते हुए कहा मतलब तुम्हें शराफत की भाषा समझ नहीं आती, लगता है वही आकर फिर से तुम्हें झटके देने पड़ेंगे, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वीडियो कॉल कराओ, वरना आज रात तुम्हें फिर से मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के गार्डन में ही हूँ। और याना ने तुरंत कॉल उठा लिया। अमन का तीर सीधा निशाने पर लगा। अब याना अमन के सामने रेड नाइटी ड्रेस में थी, जो फ्रॉक स्टाइल थी, और कंधे पूरे खुले हुए थे और 2 स्टेप कंधे पर बंधी थी। और अमन उसके इस सेक्सी रूप को देखकर जैसे खोसा गया। बालों का ढीला जुड़ा बना रखा था और कुछ लट उसके गालों पर पड़ी थी। और अब अमन ने याना की कॉल को लेड पर ट्रांसफर कर ली। अब याना अमन को एक बहुत बड़ी लेड पर देख रही थी। अब अमन उसके फूले चेहरे को देखकर आहिस्ता से मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूंगा खुदा से तेरी, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। अब अमन ने पूछा, क्या तुम्हारे रूम का दूर लॉक है? तब याना ने हैरान होकर कहा, हाँ है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तब अमन ने आहिस्ता से कहा, याना अपनी नाइटी उतारो, मुझे देखना है तुम्हें। अब याना को एकदम पतंगे लग गए और गुस्से से चीख कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो?